माननीय कुलपति जी, आज की सभा के अध्यक्ष, अतिथिगण, प्रोफेसर सविता मोहन जी, इसारिया जी, प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी, सचिव महोदय डॉक्टर शशांक शुक्ल, संचालन कर रहे डॉक्टर अनिल कार जी और यहाँ पर उपस्थित दो विश्वविद्यालयों के समस्त प्राध्यापक और विद्यार्थीगण, मैं आप सबको नमन करती हूँ। विश्वविद्यालय को धन्यवाद देती हूँ कि इस सुंदर समागम में आपने मुझे भी आने का अवसर दिया। बुंदेली और कुमाऊनी को हम दो भगिनी भाषाएं भी कह सकते हैं। वैसे तो संस्कृत मूल की सभी भाषाएं परस्पर भगिनियां ही हैं और संस्कृत की जो अनेक संस्कृत से उद्भवित भाषाएं हैं उनमें से हिंदी प्रमुख है, जो आज भारत की अनेक भाषाओं के ऊपर एक छतरी की तरह तनी हुई है, सबकी विभिन्नताओं को भी एक साथ जोड़ने वाली, समन्वयित करने वाली। उस हिंदी की 5 उपभाषाओं में से एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी की अंग बुंदेली है और दूसरी उपभाषा पहाड़ी हिंदी की प्रमुख अंग कुमाऊनी है। ये इस भिन्नता के साथ भी इन दोनों भाषाओं में इनके साहित्य में और इनकी संस्कृति में बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं। जब हम इनकी गहराई में जाते हैं तो धीरे धीरे वे समझ में आती हैं, भिन्नताएं भी और समानताएं भी। भिन्न होना गलत नहीं है, भिन्नता होनी चाहिए। भिन्नता अर्थात वैविध्य, विविधता ही एक संपूर्ण समन्वित संस्कृति का निर्माण करती है। अपनी अपनी विभिन्न विशिष्टताओं को लेकर के हम जब दूसरे के सम्मुख जाते हैं तो उससे हम दोनों सीखते हैं और कुछ न कुछ पाते हैं, ग्रहण करते हैं। मैं कुमाऊनी के संदर्भ में बात करूंगी क्योंकि बुंदेली के विषय में बताने वाले दूसरे अभी विद्वानगण यहाँ पर आएंगे। कुमाऊनी भाषा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन भाषा रही तो है। प्राचीन काल से कब से ये भाषा मौजूद थी, कब इसका उद्भव हुआ या बनी, धीरे धीरे बनी और अन्य भाषाओं से सार ग्रहण करती हुई, प्रभाव ग्रहण करती हुई बनी, उसका कहें तो प्रामाणिक इतिहास हमारे पास नहीं है। लेकिन किसी बिना भाषा के किसी भी मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, तो कुछ न कुछ था। इसलिए प्रमाण नहीं है कि जो साहित्य पहले का था, जो रचनाएं थी, वह यहाँ लगभग लोक साहित्य के रूप में रहा, जिसके अभिलेख मौजूद नहीं हुए। जब से हमको प्रमाण मिलते हैं, कुमाऊनी भाषा का पहला प्रमाण 989 ईस्वी का मिलता है, यानी 10वीं शताब्दी के आसपास का। और हम जानते हैं कि संस्कृत के तद्भव रूप से उद्भवित भारत की सभी आधुनिक भाषाएं लगभग उसी समय विकसित हुई थी। तो कुमाऊनी के तब से प्रमाण मिलते हैं और वो भी राजाओं के अभिलेखों में, ताम्रपत्रों में, कहीं शिलालेखों में, लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी तक। उसके बाद कुमाऊनी धीरे धीरे विकसित होती गई, उस पर हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव बढ़ता गया और उसका लिखित रूप में, मतलब उसका साहित्यिक रूप भी हमारे सामने आया। कुमाऊनी भाषा में पहले के साहित्यिक प्रमाण हमको इसलिए नहीं मिलते हैं कि यहाँ का साहित्य 2 रूपों में रचा जाता रहा, एक लोक साहित्य और दूसरा परिनिष्ठित या लिखित साहित्य जिसको हम कहते हैं। लिखित साहित्य में मध्यकाल के अंत तक यहाँ ज़्यादातर संस्कृत में लोग लिखते थे, संस्कृत भाषा में। यहाँ के जो कुछ शिक्षित लोग होते थे वे बाहर जाके भी काशी, प्रयाग वगैरह जा कर के संस्कृत का अध्ययन करके आते थे और जो कुछ लिखा हुआ मिलता है वो 4वीं शताब्दी से ईस्वी लेकर के 18वीं
18वीं शताब्दी तक हमको संस्कृत साहित्य के प्रमाण हमारे पास हैं, उनके लेखक, उनकी कृतियों, रचनाओं के नाम, यहाँ तक कि मध्यकाल के चंद्र शासक भी साहित्य में रुचि लेते थे और उनको अपने दरबार में दूर दूर से बुला करके उनका सम्मान करते थे, और राजा रुद्रचंद्र देव ने तो खुद भी लिखा है। तो ये वातावरण था, इसलिए कुमाऊनी का साहित्य नहीं मिलता है। लेकिन कुमाऊनी का साहित्य था, इसके प्रमाण ये हैं कि वह लिखित रूप में नहीं था, वह लोगों के मुखों पर था, मौखिक परंपरा से आगे बढ़ा और उसके अनेक लोक महाकाव्य हमारे पास हैं। गीत तो रचे जाते हैं, फैलते हैं, बनते हैं, भूले भी जाते हैं, विस्मृत भी हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ की लोक कथाएँ बहुत ही रोचक हैं, उनमें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, मनुष्य की भावनाओं से, मनुष्य के विश्वासों, अंधविश्वासों सबको धारण करती हुई आगे बढ़ी हैं। लोक गाथाओं में यहाँ अभी उल्लेख हुआ राजूला मालूशाही का, यह भी बहुत प्राचीन लोक महाकाव्य रहा है, जो आज के युग में अब हमारे पास लिखित और रूप में उपस्थित है। उस पर फिल्में बन गई हैं, नाटक होते हैं, लेकिन यह तो मुख्य रूप से प्रेम कथा है राजूला और मालूशाही की। परंतु वीर रस के काव्य यहाँ बहुत रहे हैं, जिनको हम भड़व कहते हैं, जो अनेक प्रसंगों पर गाए जाते हैं। उनमें जैसे आपके यहाँ का आलाप धल का है, हमारे यहाँ हम कहें तो रमोलों की गाथाओं में ऐसे वीर रस के वर्णन आते हैं, अजवा बफौल वगैरह है, तो ऐसी कथाएं और ऐसे लोक महाकाव्य हैं। दूसरे प्रकार के लोक महाकाव्य यहाँ हैं जो धार्मिक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। धर्म में हमारे यहाँ विश्वास और अंधविश्वास का मिला जुला जैसा रूप है, उसमें जागर गाथाएं गाई जाती हैं और लोग उससे आज तक उससे जुड़े हुए हैं। तो जागरों मतलब धार्मिक लोक गाथाएं, वीर रस प्रधान और प्रेम रस प्रधान ऐसी गाथाएं मिलती हैं। गीत आज भी रचे जा रहे हैं और विस्मृत भी होते जा रहे हैं समय के साथ, क्योंकि उनमें प्रासंगिकता अधिक होती है, जो अपने समकालीन को ज़्यादा व्यक्त करती हैं। कुमाऊनी का लिखित साहित्य हमको सबसे पहले 18वीं 19वीं शताब्दी में मिलता है। यहाँ के पहले कवि माने जाते हैं लोकरत्न पंत गुमानी। 1790 में जन्म हुआ और 1846 में उनकी मृत्यु हो गई। उस बीच में उन्होंने जो लिखा वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। उस कवि की विशेषता ये थी कि वे थे तो संस्कृत के विद्वान, संस्कृत में भी काव्य लिखते थे, किंतु उन्होंने ये महसूस किया कि जिस भाषा में ये समाज बोलता है उस भाषा में बात होनी चाहिए, उस भाषा में गीत संगीत रचा जाना चाहिए और उसी की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम देखते आए हैं कि ज़्यादातर साहित्य हमारे पास क्या है, या तो वो राजाओं का है, वीरों का है, देवी देवताओं का है, अवतारों का है, और उन सब पर अपनी भावनाएं आरोपित करके हमने जो साहित्य रचा उसको हमने हिंदी समाज का साहित्य माना। परंतु जो व्यक्ति उस काल में जी रहा है, जो उसके सुख दुख हैं, जो उसकी परिस्थितियां हैं, जो वो महसूस कर रहा है, उसको साहित्य का अंग बनाने, उसको मुखरित करने को, उसको वाणी देने की बात आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है। सभी भाषाओं के साहित्य में ये विशेषता हम देखते हैं। तो कुमाऊनी में गुमानी ने ये इसकी शुरुआत की और संस्कृत के साथ साथ उन्होंने जो हमारी लोक भाषा उस समय की थी कुमाऊनी, खड़ी बोली हिंदी, गढ़वाली, नेपाली वगैरह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और सब भाषाओं में कविता लिखी। और उन कविताओं के विषय थे तत्कालीन परिस्थितियाँ, जिनमें अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो उनके वे कैसी चतुराई करते थे, कैसे जनता का शोषण करते थे, उसके वर्णन हैं। नेपाल का राज्य यहाँ रहा तो नेपाली शासकों ने कैसे यहाँ के प्रजा का शोषण किया, दमन किया, उसका वर्णन है।
उस समय के लोग भारत क्यों पिछड़ा था, हमारा समाज क्यों पिछड़ा था, हम क्यों अंधविश्वासों में और धार्मिक रूढ़ियों में बंधे रहे, उस पर उन्होंने व्यंग्य करती हुई बहुत अच्छी कविताएं लिखी। और जो परिस्थितियां थी, गरीबी है, अभाव है, कष्ट हैं, खेती के कर रही हैं, कैसे वो स्त्रियां, वो व्यक्ति अपने जीवन के सुख दुखों में कैसे परेशान होते हैं, उनका भी वर्णन उन्होंने किया। अर्थात अपने समकालीन मनुष्य को कविता का विषय बनाकर और उसकी समझ में आए, उसके द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा बोली में लिखने की शुरुआत गुमानी ने की। और वास्तव में हम देखें तो यही आधुनिक दृष्टि है, जहाँ से युग परिवर्तन हुआ सभी जगह। तो गुमानी से लेकर के उसके बाद बहुत सारे कवि हैं, मैं पूरा इतिहास बताने नहीं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर। हिंदी में कुमाऊनी में लिखते रहे और 19वीं शताब्दी में थोड़े कुछ गिने चुने कवि हमारे पास हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में बहुत सारे कवि हुए और होते होते आज इस समय कुमाऊनी में अनेक कवि हैं जिनकी संख्या हम गिना नहीं सकते इस समय। उसमें कई कहेंगे या कुछ गिने चुने साहित्यकार कवि ऐसे हैं जिनको हम हिंदी के कविता या मुख्य धारा या राष्ट्रीय, इस देश की जो प्रमुख भाषाएं हैं राष्ट्रीय स्तर के साहित्य में जिनका उल्लेख होता है, उनके समकक्ष हम उनको रख सकते हैं। और दूसरी विशेषता 20वीं शताब्दी में कुमाऊनी में गद्य लेखन की भी शुरुआत हुई। शुरू में निबंध के रूप में, पत्रों के रूप में, संपादकीय के रूप में गद्य लेखन होता रहा, लेकिन आज कुमाऊनी में निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और ये जो गद्य की विविध विधाएं हैं, वे सभी हमको मिलते हैं, लिखे जा रहे हैं। तो आज इसका काफ़ी विकसित रूप हमको दिखाई देता है। कुमाऊनी भाषा और साहित्य कुमाऊं के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको वाणी देते हैं। यहाँ की संस्कृति का जीवंत रूप हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन आज ये हम जहाँ पर खड़े हैं, ये एक चिंता का क्षण है इन भाषाओं और इस साहित्य और इस संस्कृति के अस्तित्व की दृष्टि से। जिस तेजी से सब कुछ बदल रहा है, उसमें कुमाऊनी भाषा उपेक्षित हो रही है। पहले हिंदी के समानांतर, लेकिन यहाँ हिंदी और कुमाऊनी साथ साथ चलती रही हैं। शिक्षा का माध्यम और प्रशासन का मतलब शासन, ये राजभाषा के रूप में हिंदी ही काम करती रही है। पहले उर्दू करती थी, उसके बाद फिर हिंदी करने लगी, कहीं कहीं अंग्रेजी। तो शिक्षा और व्यवहार और शासन प्रशासन की भाषा हिंदी और अब तो अंग्रेजी हो जाने के कारण कुमाऊनी की उपेक्षा हो रही है। आज के हमारे बच्चों की पीढ़ी कुमाऊनी कम जानती है, ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। रुचि नहीं लेती है। वही लोग कुमाऊनी में हमारी पीढ़ी के या हमारे बाद के एकाध पीढ़ी के लोग इसको लिखते पढ़ते समझते हैं। अब इसके कारण तो नहीं जा सकते, लेकिन ये केवल ये कुमाऊनी के संदर्भ में नहीं है। यह परिस्थिति आज भारत की लगभग हर क्षेत्रीय भाषा के साथ हो रही है। हर एक का अपना दर्द है। हर किसी भी प्रांत में आप जाइए, प्रांतीय भाषाओं के संदर्भ में बात होती है तो पूरी नई पीढ़ी अंग्रेजी के पीछे भाग रही है और व्यवहार में सामान्य व्यवहार में वे अपनी प्रांतीय भाषा का उपयोग करते हैं, परंतु घरों से भी उनकी क्षेत्रीय भाषाएं दूर होती जा रही हैं। यह चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है कि इन भाषाओं की अपनी जो विशेषताएं होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, वो फिर हमको मिलती नहीं है। हर एक भाषा में ऐसी ऐसी अभिव्यक्तियां होती हैं जिनके लिए दूसरी भाषा में आपको ठीक उसी प्रकार के पद, उसी प्रकार के शब्द नहीं मिलते हैं। और जो बिंब वो रचता है, एक शब्द कहे जाने से पूरा दृश्य आपको साक्षात होता है, वह उसी शब्द से हो सकता है, दूसरे से नहीं। अगर भाषा खो जाती है, विलुप्त होने लगती है,
तो हमारे वे अनुभव, हमारे मन में पड़े हुए वे बिंब भी नष्ट होने लगते हैं। भाषा संस्कृति और समाज की संवाहक होती है, उसको मुख देने वाली, उसको बचाने वाली, उसको आगे ले जाने वाली, संरक्षित करने वाली चीज़ है। अगर वह भाषा खो जाती है तो संस्कृति भी धीरे धीरे अपने उस रूप को खो देती है, दूर हो जाती है। तो ऐसी चिंताएं हैं इस समय कुमाऊनी के साथ। रचनाएं हो रही हैं, काफ़ी लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर से इसको पुनर्जीवित करने के प्रयास भी अनेक स्तरों से हो रहे हैं, क्योंकि पहले कभी नहीं निकली इतनी पत्र पत्रिकाएं आज कुमाऊनी में निकल रही हैं। लोग जो हिंदी में लिखते थे, लिखना पढ़ना सीखते ही यहाँ के रचनाकार हिंदी में लिखने लगते थे, वे भी अब कुमाऊनी में अधिक लिख रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार पठन हो रहा है। दूसरा कि अभी इंटरनेट के माध्यम से जो सोशल मीडिया हमारे पास आ गया है, एक बहुत बड़ा सरल साधन, उसके माध्यम से भी कुमाऊनी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस समय ये दोनों स्थितियां हमारे सामने हैं। हम चिंतित भी हैं कि ये भाषा खो जाएगी, और हमारी संस्कृति भी बहुत तेज़ी से बदल रही है, उसके थ्रू भी गांव से पलायन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। गांव के में जो संरक्षित थी संस्कृति और भाषा, वो विलुप्त हो रही है। और जो वीर, मैंने कहा आपसे कि जो गाथाएं यहाँ लिखी गई, महाकाव्य रचे गए हैं,